ओके तो गाइज़ वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में आप लोग कहीं ने कहा था कि सर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर वीडियो लाओ, तो ये रहा सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर वीडियो। इसमें 6 आपको क्वेश्चंस मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस तो नहीं, मैं इसमें क्वेश्चंस नहीं डाला क्योंकि एक बार पजल सॉल्व हो गया तो क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन देने का कुछ मतलब नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 पैटर्न लेके आया हूँ, 5 एकदम मतलब पैटर्न अलग अलग और एक आपका बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर पैटर्न देखते हैं। तो ओके गाइस, तो ये है आपका पहला पैटर्न। आप देख सकते हैं कि ये है एक सर्कुलर टेबल बेस्ड पैटर्न जो कि आपका आरआरबी पीओ आईबीपीएस क्लर्क पे अक्सर आता है। तो चलो एक बार नोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद पजल सॉल्व करना चालू करेंगे। तो नोट पे क्या बोला है, 6% सीट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक टेबल है, उसमें 6 बंदे बैठे हैं और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और आउटसाइड द टेबल। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 3 बंदा जो है वो इनसाइड फेस करेगा, 3 बंदा जो है वो आउटसाइड फेस करेगा और इनके पास अलग अलग नंबर का कॉइन्स है, 2, 4, 5, 8, 9 और 12, ठीक है। ये आपका बेसिक फंडा। तो इसके बाद कंडीशंस नोट करना चालू करते हैं। क्या बोला है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 9 कॉइन्स एंड बोथ फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो इधर लिख लो, तो 9 कॉइन जिसके पास है उसके थर्ड टू द लेफ्ट में सी है, ठीक है, ऐसा करके। और ये जो दोनों हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन, एस डी का मतलब सेम डायरेक्शन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी हैज़ 3 कॉइन्स मोर देन ए। सी के इमीडिएट राइट पे जो है इसके पास ए प्लस 3, मतलब ए के पास जितना कॉइन है उससे 3 कॉइन ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने लिख लिया, अलग से बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। इसके बाद 2 persons sits between the person with 8 coins and the one with 12 coins। मतलब 8 कॉइन वाला बंदा और 12 कॉइन वाला बंदा, इनके बीच में 2 बंदा बैठा है, हो गया। इसके बाद हाँ, ई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन विद द हाइस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब हाइस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 12 है। तो इनडायरेक्टली ये बोला है कि 12 नंबर वाला जो बंदा है उसके सेकेंड टू द राइट पे अपना ई है। तो इधर लिख लो कि ई है और ऐसे एक राइट साइड का एरो, मतलब राइट पे बैठा है, बीच में एक बंदे का गैप है, ठीक है। इसके बाद एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए हु फेसिंग आउटसाइड। तो ए जो कि आउटसाइड को फेस करता है उसके सेकेंड टू द राइट पे एफ है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद नीदर एफ नॉर डी हैज़ 8 कॉइन्स। मतलब एफ डी इनके पास 8 कॉइन नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, ई हैज़ मोर कॉइन देन सी। ई के पास सी से ज़्यादा कॉइन है, तो मैंने ई ग्रेटर देन सी ऐसा एक लिख लिया है। इसके बाद क्या बोला है, पर्सन विद द 4 कॉइन्स डजंट फेस टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब 4 कॉइन वाला जो बंदा है जिसके पास 4 कॉइन है वो आउटसाइड फेस करेगा। और लास्ट पॉइंट क्या बोला है, ए डजंट हैव द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब ए के पास मिनिमम नंबर कितना है, 2, मतलब ए के पास 2 कॉइन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कंडीशंस। इसको लिखने में हार्डली आपको 35 to 40 सेकंड्स लगेगा। मैं बोल के लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। इसके बाद पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा ले, तो ये 9 नंबर वाला जो ये पॉइंट है, मतलब 9 नंबर वाला जो कॉइन, इसको लेते हैं। एक बार ही 9 को इधर लो, वो भी आउटसाइड फेस करा के। एक बार 9 नंबर को इधर लो, वो भी इनसाइड फेस करा के। हो गया आपका 2 पॉसिबिलिटी। अब 9 को कहीं पे भी ले सकते हैं, मैं इधर लिया हूँ मैंने। अब 9 के थर्ड टू द लेफ्ट में सी होगा, तो केस 1 पे सी इधर होगा और केस 2 में भी सी इधर होगा। और इसका सेम डायरेक्शन था सी का भी, तो केस 1 पे 9 का जिधर डायरेक्शन है सी का भी उधर डायरेक्शन दे दो आउटवर्ड्स, और इसका इनवर्ड्स है तो इसका भी इनवर्ड्स। हो गया, इतना तक आपको क्लियर। तो ये कंडीशन हमने लिख लिया। इसके बाद ए, अब देखो सी के जो इमीडिएट राइट पे है, मतलब केस 1 पे ये वाली जगह और केस 2 पे ये वाली जगह, इसमें क्या है, ए के पास जितना कॉइन है उससे 3 कॉइन ज़्यादा होगा। तो ए पे तो 2 नहीं होगा, तो 2 तो पहले ही काट दो। क्या ए पे 4 हो सकता है? अगर ए पे 4 हुआ तो सी के इमीडिएट राइट वाले बंदे के पास 7 कॉइन होगा, लेकिन 7 कॉइन तो इधर क्वेश्चंस पे दिया ही नहीं है, तो ए 4 नहीं होगा। क्या ए 5 हो सकता है? अगर ए 5 हुआ तो सी के इमीडिएट राइट वाले में ए से 3 मतलब ज़्यादा 8 होगा, हाँ, तो ए 5 हो सकता है। क्या ए 8 हो सकता है? अगर ए 8 हुआ तो सी के इमीडिएट राइट में
11 कॉइन होगा, लेकिन 11 तो ऑप्शन पे नहीं, मतलब क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है, तो ए 8 भी नहीं होगा। क्या ए 9 हो सकता है? अगर ए 9 हुआ तो सी के जो इमीडिएट राइट पे बंदा बैठा है उसके पास 12 कॉइन होगा, तो हाँ ए 9 हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया कि ए 5/9, मतलब 5 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, अब देखना पड़ेगा। तो चलो एक बार ए को 9 पे बिठा के देखते हैं, और ए बोला था आउटसाइड पे है, तो केस 2 पे तो ए को 9 पे बिठाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि 9 इनसाइड पे देख रहे हैं। तो ए को केस 1 पे बिठा के अब फिलहाल चलते, ए को 9 पे बिठाया। इसके बाद क्या बोला था कि ए के सेकंड टू द राइट में एफ है, तो मतलब ए के सेकंड टू द राइट मतलब इधर आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। और ए अगर 9 हुआ तो सी के जो इमीडिएट राइट पे ये वाला पोर्शन, इसमें 12 हो जाएगा। क्लियर? अभी सिर्फ केस 1 लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। और क्या बोला था, 12 वाले बंदे और 8 वाले बंदे के बीच में 2 बंदा है, तो 12 2 छोड़ के 8 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला था, और बोला था जो 4 वाला बंदा है वो आपका आउटसाइड फेस करेगा। और आपका एक था कि ये तो हो गया, हाँ 12 वाले को एक छोड़ के ई है सेकेंड टू द राइट, तो 12 वाले को एक छोड़ के देखो ई तो इधर भी नहीं होगा क्योंकि ए बैठा है, और 12 वाले को एक छोड़ के इधर भी नहीं होगा क्योंकि इधर ए बैठा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये मालूम हो गया कि ए पे आपका 9 नहीं होगा, क्योंकि देखो ना सेकंड केस पे तो 9 वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये इनसाइड फेसिंग था, और फर्स्ट केस में भी ए को 9 लेके देखा तो नहीं हो रहा, तो ए 9 नहीं होगा। तो 5/9 लिखा था इसमें से 9 भी काट दो, तो ए का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि है आपका 5। तो अब ए को 5 लेके करके देखते हैं कि होता है कि नहीं, ठीक है। ए को अब 5 लेके करके देखते हैं, तो चलो ए को 5 लेते हैं। तो ए अगर 5 हुआ तो सी के जो इमीडिएट राइट है उसमें 8 होगा, इसमें भी लिख दो, केस 2 में भी लिख दो, हो गया। इसके बाद क्या बोला था, 8 2 छोड़ के 12 है, तो 12 आपका इधर हो जाएगा केस 1 पे, और केस 2 पे 12 आपका इधर हो जाएगा। अब क्या बोला था, 12 एक छोड़ के ई, तो देखो केस 1 पे 12 एक छोड़ के ई ऊपर तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि सी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आपको ई इधर लेना पड़ेगा केस 1 पे। और केस 2 पे 12 एक छोड़ के ई सेम ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि सी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ई आपका इधर बैठेगा। इसमें एक डिवाइडर दे दो तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ हो गया। इसके बाद क्या बोला था, ए होगा आपका आउटसाइड और ए पे आपका 5 होगा, तो देखो केस 1 पे ए बिठाने का सिर्फ एक ही जगह है जो कि ये ए, इसमें 5 होगा और इसको आउटसाइड फेसिंग करा दो, और एफ को सेकंड टू द राइट पे बिठा दो, तो एफ आपका इधर बैठ जाएगा। और देखो केस 2 में भी सिर्फ ए लेने का एक ही जगह है जो कि है ये, इसमें 5 होगा और इसको आउटसाइड फेस करा के एफ को सेकंड टू द राइट पे, मतलब एफ आपका इधर बैठ जाएगा। अब केस 1 पे देखो हमको बोला गया था कि एफ और डी में 8 नहीं होगा, तो केस 1 पे तो एफ पे 8 आ रहा है, तो केस 1 आपका एलिमिनेट हो गया। केस 2 में एफ पे 9 आ रहा है, ठीक है। अब 2 बचा है, एक तो बी और एक तो डी, तो डी तो 8 पे नहीं आएगा, तो डी आपका 12 पे आ जाएगा और बी आपका इधर आ जाएगा। और ई और सी में क्या बोला था, ई के पास सी से ज़्यादा कॉइन है, तो कॉइन बचा कौन कौन सा है, 2 और 4, तो ई पे आपका 4 दे दो, सी पे आपका 2 दे दो। और आपको एक पॉइंट बोला था कि 4 नंबर वाला जो है वो आउटसाइड फेस करेगा, तो ई आपका आउटसाइड फेस करेगा, हो गया। तो आपका आउटसाइड फेसिंग कितना हुआ, ए हो गया, ई हो गया, ठीक है, और बाकी बचा आपका डी और बी। और क्या बोला था, 12 के जो सेकंड टू द राइट में ई है, तो डी तो 12 है, तो इसका सेकंड टू द राइट अगर हुआ तो 12 ये आउटसाइड हो जाएगा, तो डी ई और ए ये तीनों तो आपका आउटसाइड हो गया, तो बाकी तीनों इनसाइड होगा, तो सी ऑलरेडी इनसाइड है, एफ ऑलरेडी इनसाइड है, तो बी भी आपका इनसाइड होगा। तो ये हो गया आपका पजल। तो इसको करने में आपको हार्डली 3.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मैं आपको बोल के कर रहा हूँ, आपको फटाफट आपको कंडीशंस लिखना है, एक बार नोट करना है और उसके बाद एकदम पॉसिबिलिटी लेके जाना है। 2 पॉसिबिलिटी से नहीं हो रहा, 3 लो 4 लो, लेकिन आपको फटाफट करना है, सोचने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पैटर्न। तो इसका क्वेश्चन तो आपको सब हो ही जाएगा एक बार पजल सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। तो गाइज़ ये रहा आपका दूसरा पैटर्न जो कि एक ट्राइंगुलर बेस्ड, ये भी आपका बहुत आता है एग्ज़ाम पे, तो एक बार नोट पढ़ लो क्या बोला है। 6 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ, जो कि एक ट्राइंगुलर टेबल पे बैठा हुआ है, ठीक है। और सच दैट
कॉर्नर पे 3 है और मिडिल साइड में 3 है, और कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं और मिडिल वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं। बस यही था आपका नोट। अब कंडीशंस लिखना चालू करो। ये एक आरआरबी क्लर्क लेवल पजल बोल सकते हो आप, थोड़ा इजी है। तो कंडीशंस लिखना चालू करो। डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ऐसे करके। ओनली 1% सीट्स बिटवीन डी एंड बी, तो डी और बी के बीच में एक बंदा है। बी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो मतलब बी के अगल बगल कहीं पे भी आपका ए नहीं होगा, इसको ऐसे लिख लो। बी एंड ई आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब बी के अगल बगल कहीं पे तो ई आपका होगा। सी एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, सी और ई का जो डायरेक्शन है वो सेम है, एस डी मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है। एफ डजेंट फेस आउटसाइड, तो मतलब एफ आपका इनसाइड फेस करेगा। द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स बिटवीन एफ एंड ए, तो एफ और ए के बीच में जितना है एफ और सी के बीच में उतना है। तो ये हो गया अपना कंडीशंस, ठीक है। अब इसको बिठाते हैं। तो पहले कौन सा बिठाए, तो पहले तो ये ए वाला या फिर बी वाला बिठा सकते हैं, या फिर आप एफ जो इनसाइड वाला है इसको भी बिठा सकते हैं। आपको तो पता है कि एफ इनसाइड है तो एफ को इधर बिठा दो, कहीं भी बिठा सकते हैं। इनसाइड वाले पे आप कहीं पे भी बिठा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ही बिठाया, ठीक है। एफ को इधर बिठा दिया। अब क्या बोला था, एफ और ए के बीच में जितना है एफ और सी के बीच में भी उतना ही है। तो देखो बी और डी के बीच में आपको एक है और ए के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका डी है, और बी ए के पास नहीं है। तो अगर ए मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, ठीक है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट पे आपको डी इधर बिठाना पड़ेगा, और डी एक छोड़ के आपको बी इधर बिठाना पड़ेगा। और ए को अगर आप इधर बिठाते हो तो ए के इमीडिएट लेफ्ट पे डी आपको इधर बिठाना पड़ेगा, और बी आपका इधर तो नहीं बैठेगा क्योंकि ये ए का एडजेसेंट हो रहा है, तो बी को आपको इधर बिठाना पड़ेगा। हो गया। अब क्या बोला था, बी के अगल बगल कहीं पे तो ई होगा। तो देखो केस 1 पे ई ऊपर भी हो सकता है, ई नीचे भी हो सकता है, लेकिन केस 2 पे आपका ई इधर ही होगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है एफ और ए के बीच में जितना है एफ और सी के बीच में उतना है। तो केस 1 पे एफ और ए के बीच में 0 है, मतलब एफ और सी के बीच में भी 0 होगा, तो सी बैठने की जगह सिर्फ एक ही है। लेकिन केस 2 में देखो एफ और ए के बीच में एक है, तो एफ और सी के बीच में भी एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ई ऑक्यूपाइड है, मतलब केस 2 आपका एलिमिनेट हो गया। अब केस 1 ठीक ठाक चल रहा है, तो सी हो गया, और बाकी बचा कौन, ए बी सी डी ई बच गया, तो आपको ई इधर रख दो। अब देख लो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो गया। सी ई का सेम डायरेक्शन था, सी भी आउटसाइड है, ई भी आउटसाइड है। एफ और ए के बीच में 0 बंदा है, एफ और सी के बीच में भी 0 बंदा है। बी और डी के बीच में एक है, हाँ एक है जो कि है ई, और ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, हो गया। बी ए के पास नहीं बैठा है, और बी के पास ई है, बी के पास ई है, तो आपका हो गया पजल। तो आपको ये सब पजल 2 पॉसिबिलिटी में हो जाएगा। मैं आपको बता के कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा टाइम लगेगा। ये पजल आपको 2 से 2.5 मिनट कम से कम लगेगा, इसके मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इसका लेवल इतना ही कम है। तो ये हो गया आपका पैटर्न नंबर 2। अब चलते हैं अपना पैटर्न नंबर 3, जो कि पैरेलल रो बेस्ड पजल, जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। इवन मेरा भी प्रॉब्लम होता था पहले, तो इसको आपको प्रैक्टिस करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगेगा। तो इसका नोट थोड़ा पढ़ लो। 12 बंदे हैं, पी क्यू आर एस टी यू, जो कि आपका रो 1 पे है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखो नीचे वाला जो है इसको मैंने नॉर्थ दिया है, तो इसको आप रो 1 मान के चलो, और इसको आप रो 2 मान के चलो। सेम इसमें भी, इसको आप रो 1 मान लो, इसको आप रो 2 मान लो, ठीक है। रो 1 पे आपका कौन कौन है, पी से यू तक, और रो 2 में ए से एफ तक। 6 12 बंदे हैं, और यही कुछ दिया है और कुछ नहीं नोट। अब कंडीशंस लिखना चालू करो। क्या बोला है, 2 persons sits between D and C such that D sits to the right of C। तो C और D के बीच में 2 बंदा है, और D C के राइट पे है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला लाइन। इसके बाद C sits opposite to the one who sits second to the right of U। U के सेकेंड टू द राइट पे, मतलब ये वाला जो बंदा है इसके ऑपोजिट पे आपका कौन है, C है। हो गया, इतना सा हो गया। इसके बाद P सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो P सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब ऐसा हो गया। इसके बाद वन ऑफ द नेबर्स ऑफ C फेसेस Q। C का कोई भी एक नेबर राइट साइड वाला हो सकता है, लेफ्ट साइड वाला हो सकता है, ये दोनों में से कोई
क्यू को फेस कर रहे हैं। ए डजेंट सीट ऑपोजिट टू इधर पी और क्यू। ए ना तो पी के मतलब ऑपोजिट बैठा है और ना तो क्यू के ऑपोजिट बैठा है। इधर ऐसे क्रॉस लगा दो, ठीक है। इसके बाद एफ सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा है। अब सेकेंड टू द लेफ्ट हो सकता है, थर्ड टू द लेफ्ट हो सकता है, मतलब लेफ्ट में बैठा है। ई सिट्स ऑपोजिट टू आर। ई जो है वो आर के ऑपोजिट है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एस जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी है, इसको ऐसे लिख लो कंडीशंस को। और क्या बोला है लास्ट में, मोर देन वन एंड एट मोस्ट 2% सिट्स बिटवीन पी एंड आर। अब देखो एक से ज़्यादा बैठा है लेकिन मैक्सिमम 2, तो एक से ज़्यादा मैक्सिमम 2 मतलब आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि 2 ही बंदा बैठा है, क्योंकि एक से ज़्यादा आपका 2 होता है और 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो पी और आर के बीच में आपका 2 बंदा बैठा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशंस। इसको नोट करने में आपको हार्डली 40 सेकेंड्स या फिर 35 सेकेंड्स ऐसा लग जाएगा फटाफट। अब पजल बनाओ। तो देखो ये वाला मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। ये जो यू वाला आपको पता है कि यू रो 1 पे है, तो देखो पी एक छोड़ के यू और यू 2 छोड़ के जो सेकंड टू द राइट पे उसके उल्टे में सी है ऑपोजिट पे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 जगह ऑलरेडी कवर हो गया। तो पी को एक बार आप यहाँ बिठाओ, एक छोड़ के यू इधर होगा, एक छोड़ के मतलब सेकंड टू द राइट में जो है इसके ऑपोजिट पे सी। एक तो ये ऐसा हो सकता है। केस 2 पे क्या हो सकता है, पी को आप इधर बिठाओ, एक छोड़ के यू को इधर बिठाओ, यू के सेकंड टू द राइट मतलब इसका ऑपोजिट में सी। यही 2 पॉसिबिलिटी होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढो। अब देखो पी 2 छोड़ के आर बोला था, तो देखो केस 1 पे पी 2 छोड़ के आर किधर होगा, इधर हो जाएगा। केस 2 में पी 2 छोड़ के आर इधर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना ये हो गया। अब देखो बोला था ई के ऑपोजिट में आर है, ये वाला कंडीशंस। तो ई के ऑपोजिट में आर तो केस 1 पे तो ई इधर हो जाएगा, केस 2 में तो अपना ई इधर हो जाएगा, हो गया। इसके बाद क्या बोला था, सी 2 छोड़ के डी है और डी सी के राइट पे होना चाहिए। तो देखो केस 1 पे सी 2 छोड़ के डी राइट पे इधर होगा, ठीक है। और केस 2 में सी 2 छोड़ के डी राइट पे इधर होगा। तो ये भी अपना जो कंडीशन है हो गया। इसके बाद क्या बोला था, टी 2 छोड़ के एस होगा और एस जो है वो टी के लेफ्ट में बैठा होगा। अब केस 1 पे देखो कौन सा पोजीशन सेट हो रहा है, आर के राइट में अगर मैं टी रखूँ तो 2 छोड़ के एस में पी और यू के बीच में बिठा सकता हूँ, हाँ हो सकता है। लेकिन अगर टी को मैं एकदम एक्सट्रीम एंड पर रख दूँ तो एस तो नहीं बैठेगा, तो टी के लिए एक ही जगह है, टी इधर, एस आपका इधर। केस 2 में देखो, केस 2 में भी सेम, टी आपका इधर, एस आपका इधर, क्योंकि आप इधर तो सेट नहीं कर सकते, हो गया। अब क्या बोला था कि सी के इमीडिएट नेबर्स मतलब सी के लेफ्ट वाले नेबर भी हो सकता है, राइट वाले नेबर भी हो सकता है, वो क्यू को फेस कर रहा है। तो केस 1 पे सी का एक नेबर तो ई तो ऑलरेडी आर को फेस कर रहा है, तो ये नेबर कैसे क्यू को फेस करेगा। तो देखो इसका जो ये वाला नेबर है मतलब एक्सट्रीम एंड वाला, ये क्यू को फेस कर सकता है, तो क्यू इधर हो गया। केस 2 में तो नहीं होगा, क्योंकि देखो सी का एक ही नेबर है ई और वो ऑलरेडी आर को फेस कर रहा है, तो केस 2 आपका एलिमिनेट हो गया। इसके बाद आपका क्या बचा है, हाँ ए देखो पी और क्यू को फेस नहीं करेगा, तो पी वाले में ए मतलब ए इधर नहीं होगा, क्यू वाले में ए मतलब ए इधर नहीं होगा, तो ए के लिए एक ही जगह खाली है जो कि है ए, हो गया। और बाकी बचा एफ और बी। क्या बोला था, बी के लेफ्ट में एफ है, तो साउथ फेसिंग है, ये ध्यान में रखना। बी आपका इधर हो जाएगा और एफ आपका इधर हो जाएगा, हो गया आपका पजल। कितना टाइम लगेगा आपको ये करने में, वही सेम 3.5 मिनट। 4 मिनट तो जाएगा ही नहीं आपका, 3 से 3.5 मिनट। हाँ पहले में हो सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम पे अगर एक पजल प्रीलिम्स लेवल का आपको 4 मिनट लग जाए तो भाई हो गया आपका पेपर। तो ये हो गया आपका पैरेलल रो बेस्ड वाला पजल। सो ओके गाइस, दिस इज़ द 4th नंबर पैटर्न जो कि एक फ्लैट फ्लोर पजल, ये भी आता ही है, एकदम इम्पॉर्टेंट के लिस्ट पे डाल दो। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। तो पहले तो ये थोड़ा नोट पढ़ लो कि 10 बंदे हैं ए से जे तक, वो 2 फ्लैट पे बैठा है, फ्लैट एक्स फ्लैट वाई,
और फ्लैट एक्स जो है वो फ्लैट वाई के वर्स्ट में है। तो इतना ही दिया हुआ है। और एक और छोटा सा नोट है कि इफ़ देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन 2 पर्सन्स, मतलब 2 पर्सन्स के बीच में अगर 2 फ्लोर का गैप है, मतलब बीच में एक बंदा है, तो वो सेम फ्लैट पे भी हो सकता है और आपका दूसरा फ्लैट पे भी हो सकता है। वो कंडीशन अगर दिया हुआ होगा पर्टिकुलरली तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो आप ऐसे मतलब मान नहीं सकते कि वो सेम फ्लैट पे है। इतना सा दिया हुआ और लास्ट में लिखा है कि एक नंबर जो फ्लोर है वो प्राइम नंबर नहीं है। ऑब्वियसली आपको पता है कि एक तो प्राइम नंबर नहीं होता। तो चलो कंडीशंस नोट करते हैं। क्या बोला है? ए डजन लिव ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर। तो मतलब ए आपका प्राइम नंबर फ्लोर कितना कितना होता है? 2, 3, 5। तो आपका ये 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ एफ एंड सी। तो एफ एंड सी के बीच में आपका 2 फ्लोर है। अब सेम फ्लैट पे है कि दूसरे फ्लैट पे है ये अभी पता नहीं। इसके बाद एफ लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये आपका एक कॉन्क्रीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एफ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा। अब फ्लैट एक्स के ग्राउंड फ्लोर पे हो सकता है, फ्लैट वाई के ग्राउंड फ्लोर पे, इसलिए तो हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो एक बार इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो एक बार ये आप एफ को इधर बिठा दो, एफ को इधर बिठा दो, हो गया दोनों केस पे। इसके बाद एफ लिव्स बिलो आई बट नॉट इन द सेम फ्लैट। एफ जो है वो आई के नीचे है बट डिफरेंट फ्लैट पे। तो डिफरेंट फ्लैट के लिए आप ऐसे एक क्रॉस मार्क लगा सकते हो, इससे आपको मतलब ये मेरा टाइप था। इसके बाद बी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव आई एंड बोथ बी एंड आई लिव्स इन द सेम फ्लैट। तो बी जो है वो आई के एक फ्लोर ऊपर है, तो मतलब बीच में एक बंदा का गैप और दोनों सेम फ्लैट पे। ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद क्या बोला है? जी लिव्स इमीडिएटली अबव डी और बोथ इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। मतलब जी जो है वो डी के जस्ट इमीडिएट ऊपर है और दोनों सेम टाइप के फ्लैट पे है। और क्या बोला है? डी हु डज नॉट लिव बिलो आईज फ्लोर। मतलब आई के नीचे तो डी नहीं है, या तो आई के बराबरी में डी होगा या फिर आई के ऊपर डी होगा। ठीक है, इतना हम पढ़ लिए। इसके बाद जे लिव्स अबव जीज फ्लोर। तो जे जो है वो जी फ्लोर के मतलब जी जितने फ्लोर पे है उसके ऊपर ही है। और जे जो है डजन लिव इन द फ्लैट एक्स। मतलब जे का पक्का हो गया कि ये अपना फ्लैट वाई पे होगा। ठीक है, तो जी के ऊपर है और फ्लैट वाई पे है, ऐसा एक हो गया। इसके बाद एच डजन लिव इमीडिएटली अबव आई। तो एच जो है वो आई के इमीडिएटली अबव नहीं, तो इसमें एक क्रॉस डाल दो। ठीक है, हो गया। इसके बाद E एंड H डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट और सेम फ्लोर। तो E और H ये अपना डिफरेंट फ्लोर पे है और डिफरेंट फ्लैट पे है। ठीक है, इतना सा एक कंडीशंस हो गया आपका। और लास्ट क्या बोला है? F एंड C लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। तो मतलब ये वाला कंडीशंस मैं जो पहले बोल रहा था कि C दूसरे फ्लैट पे भी हो सकता है, तो ये आपको पता चल गया कि एक ही फ्लैट पे है। तो इसको पकड़ के अब करो। केस 1 पे अगर F इधर हुआ तो C 2 छोड़ के सेम फ्लैट पे इधर होगा। और केस 2 में सेम, F अगर ग्राउंड फ्लोर पे हुआ तो C 2 छोड़ के इधर होगा। तो ये कंडीशंस अपना डन हो गया। इसके बाद हम किसको सेट कर सकते हैं? अब देखो, हमको पता है कि आई के नीचे हमको एफ चाहिए और आई और एफ का फ्लैट अलग होगा। तो केस 1 पे देखो, आई को तो हम फ्लैट एक्स पे नहीं रख सकते, तो आई को फ्लैट वाई पे रखना होगा। तो आई के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा कि आई को मैं इधर रखूँ एक बार, आर आई ऊपर भी हो सकता है, और आई के एक छोड़ के बी को हमको सेम फ्लैट पे रखना होगा। तो बी आपका इधर हो गया। आई थर्ड फ्लोर पे भी हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि पहले चलो ये देख लेते हैं, अगर ये कैंसिल हुआ तो हम दूसरा देखेंगे। और केस 2 में क्या होगा? सेम, आई इधर होगा, एक छोड़ के बी सेम फ्लैट पे इधर होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हम अपना डन हो गया। इसके बाद क्या बोला था कि देखो, डी और आई इधर बोला था ना कि डी हु डजन लिव बिलो आई फ्लोर। तो आई के नीचे डी नहीं होगा, या तो आई के बराबरी में डी हो सकता है, मतलब आई के सेम फ्लोर पे डी हो सकता है, या फिर आई के ऊपर फ्लोर पे डी हो सकता है। और डी और जी हमको इमीडिएट चाहिए, मतलब ऐसे 2 जगह हमको खाली चाहिए कि डी और जी को हम सेट कर सके और सेम फ्लैट पे। तो देखो केस 1 पे अगर आई के ऊपर मैं कहीं पे भी डी ले लूँ, आई के ऊपर कहीं पे भी ले लो, 3rd फ्लोर पे ले लो, 5th फ्लोर पे ले लो, क्योंकि 4th फ्लोर तो ऑक्यूपाइड है। तो अगर कहीं पे भी मैं डी ले लूँ तो उसके ऊपर इमीडिएट ऊपर मैं जी नहीं रख पाऊंगा। तो आई मतलब डी को आई के ऊपर नहीं लेना होगा। तो डी के लिए मैं इस यही जगह खाली है, क्योंकि यही बोला था ना कि डी आई के नीचे नहीं है। ये तो नहीं बोला था कि डी आई के ऊपर ही होगा।
डी तो आई के बराबरी पे भी हो सकता है ना, तो डी आई के एकदम सेम फ्लोर पे लिया और जी ठीक उसके ऊपर, ये हो गया। इसके बाद क्या बोला था, ये कंडीशंस अपने डन कर लिया। इसके बाद क्या बोला था, देखो ये वाला कंडीशंस, जी के ऊपर जे होगा और फ्लैट वाई पे। तो देखो जी के ऊपर जे के लिए सिर्फ एक ही जगह है फ्लैट वाई पे, जो कि है अपना 5th फ्लोर, तो जे को इधर रख दो, हो गया। इसके बाद क्या बोला था कि ई और एच डिफरेंट फ्लैट पे है। अच्छा एच को पहले सेट कर लो। एच के लिए क्या बोला था हमको कि कुछ मिस, हाँ, एच डजंट लीव इमीडिएटली अबव आई। तो एच जो है आई के इमीडिएटली अबव नहीं है, ठीक है, मतलब ये थर्ड नंबर फ्लोर पे एच नहीं हो सकता। और एक और हम के पास कंडीशन था जो कि है ए को हम 2 नंबर फ्लोर पे नहीं रख सकते, 3 नंबर पे नहीं रख सकते, 5 नंबर पे नहीं रख सकते। तो देखते हैं कि खाली कौन सा फ्लोर है। देखो 5 नंबर फ्लोर खाली है, 3 नंबर फ्लोर खाली है, लेकिन इस दोनों पे तो हम ए को नहीं रख सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर फ्लोर है। तो ए के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा, हो गया। अब एच को सेट करो। एच तो आई के इमीडिएट ऊपर नहीं होगा, मतलब 3 नंबर फ्लोर पे तो एच नहीं होगा, तो एच के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है जो कि है ये। और क्या बोला था, ई और एच, ये ऊपर वाला कंडीशन से एकदम, ई और एच का फ्लैट भी डिफरेंट होगा, फ्लोर भी डिफरेंट होगा। तो ई के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है। देखो ई और एच का फ्लैट भी डिफरेंट है, ये एक्स पे है, ये वाई पे है, और इसका फ्लोर भी डिफरेंट है। एच 5th फ्लोर पे है, ई 3rd फ्लोर पे। तो ये आपका सिंगल पॉसिबिलिटी में आंसर हो गया, तो इसको आप देखने का ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हो गया आपका सिंगल पॉसिबिलिटी में आंसर। तो देखा गाइस, इतना ही इजी था फ्लैट फ्लोर प्लस। तो आपको आरआरबी पीओ में ऐसा ही लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 4th पैटर्न। तो अब चलते हैं अपना 5th पैटर्न की तरफ। तो ये हो गया अपना 5th पैटर्न जो कि है लीनियर रो बेस्ड पजल, ठीक है। इसमें क्या बोला है आप देख लो एक बार, थोड़ा सा नोट पढ़ लो। देयर आर 8 पर्सन है, लीनियर रो पे है, इधर नॉर्थ है और साउथ है। लीनियर रो का 2 पैटर्न हो सकता है, एक तो ऑल साउथ, एक तो ऑल नॉर्थ। और ये एक ट्रिकी है जो कि कुछ नॉर्थ देख रहे होंगे, कुछ साउथ देख रहे होंगे। और एक और ट्रिकी पार्ट है कि इसमें देखो 8 पर्सन है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें 9 बंदे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ 1 वैकेंट सीट, ठीक है। और क्या बोला था, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन। मतलब 2 से ज़्यादा नहीं बंदे, मतलब 3 बंदे, ऐसा नहीं होगा कि सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है। इसके बाद चलो पॉइंट्स नोट करना चालू करते हैं। जे सिट्स 3rd फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स एंड फेसिंग नॉर्थ। तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि कोई भी एक एंड से जे को 3rd पे ले लो। तो केस 1 पे 3rd पोजिशन जे इधर होगा, ये नॉर्थ फेसिंग होगा। केस 2 पे जे इधर होगा, जे नॉर्थ पोजिशन होगा, हो गया। इसके बाद के सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एन। तो के को एकदम मिडिल, तो मतलब के इधर हो जाएगा, इसमें भी के आपका इधर हो जाएगा। अभी के का डायरेक्शन नहीं पता, और ये पता है कि के और एन का एस डी मतलब आपका सेम डायरेक्शन होगा। फिर द नंबर ऑफ सीट्स बिटवीन आर एंड के इज सेम बिटवीन के एंड एस। तो आर और के बीच में जितना है, के और एस के बीच में उतना है, ये आपका हो गया, हो गया। P सीट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ S। P जो है वो आपका 4th टू द लेफ्ट ऑफ S है, हो गया। इसके बाद क्या बोला है, एंड P जो है वो इमीडिएट नेबर O का नहीं है, तो P के अगल बगल कहीं पे भी आपका O नहीं होगा, हो गया। N सिट्स 2nd टू द लेफ्ट ऑफ O। N जो है वो 2nd टू द लेफ्ट ऑफ O है। O हु इज 4th टू द राइट ऑफ J। अब देखो जे केस 1 पे इधर है, तो 4th टू द राइट पे आपको ओ लेना है, तो 1 2 3 4 आपका ओ इधर हो गया। और इसमें तो अब राइट पे नहीं लग सकते, तो केस 2 कैंसिल हो गया पहले ही, ठीक है। अब ओ के 2nd टू द लेफ्ट में आपको एन रखना है, तो देखो ओ के 2nd टू, अगर ओ को मैं नॉर्थ फेसिंग कराता हूँ तो ओ के 2nd टू द लेफ्ट पे तो के ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ओ को हमको साउथ फेसिंग कराना पड़ेगा और एन को हमको इधर लेना पड़ेगा, हो गया। इतना सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या बोला है, द पर्सन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो ये हमको बोल दिया कि जो एकदम एंड पे बैठे होंगे वो साउथ डायरेक्शन, तो एन एकदम एंड पे बैठा है तो एन का साउथ डायरेक्शन होगा। अब इसको देखो कि क्या बोला था कि के और एन का सेम डायरेक्शन होगा, तो के भी अपना साउथ डायरेक्शन होगा। इतना सा हो गया। फिर क्या बोला, द इमीडिएट
नेबर्स ऑफ जे आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब जे के लेफ्ट में जो होगा और जे के राइट में जो होगा, ये लेफ्ट वाला बंदा और राइट वाला बंदा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट वाला अगर नॉर्थ फेस कर रहा होगा, राइट वाला साउथ फेस कर रहा होगा और वाइस वर्सा, ऐसा होगा, ठीक है। R and S facing the same direction but neither of them are immediate neighbors of K, तो K के अगल बगल में R भी नहीं बैठेगा और S भी नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट था कि R और K के बीच में जितना है K और S के, तो अगर R ये इधर कहीं पे नहीं बैठेगा K के अगल बगल में, तो R को मैं J के इधर रख सकता हूँ, हो गया। इसमें S भी रख सकते थे, अब देखते हैं उसको। तो अगर R इधर रखा तो देखो R और K के बीच में कितना है, 2 बंदे का गैप है, मतलब K और S के बीच में भी 2 बंदे का गैप होगा, तो S इधर होगा, ठीक है। फिर क्या बोला था कि P जो है वो 4th टू द लेफ्ट ऑफ S है, तो S को नॉर्थ देना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट आप राइट पे कहाँ लोगे, तो P को देखो 4th टू द लेफ्ट भी था, 1 2 3 4, तो P आपका इधर बैठ गया, हो गया। और P के अगल मगल में O नहीं था, तो हाँ इधर तो हो रहा है, O नहीं है, हो गया, इतना सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, तो S जो है M के बगल अगल बगल में नहीं बैठेगा, तो हाँ S O के बगल में है, N के बगल में है, तो M नहीं है। और वैकेंट सीट जो है वो एक्सट्रीम एंड पे आपका नहीं होगा, मतलब वैकेंट सीट इधर नहीं होगा, तो वैकेंट सीट आपका इधर हो जाएगा, ये आपका वैकेंट सीट, और बाकी जो M बचा इधर हो जाएगा। इतना सा पजल हो गया, ठीक है, आपका पजल पूरा डन हो गया। अब डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो हमको क्या बोला था कि 2 बंदे की ज़्यादा एक सेम डायरेक्शन नहीं होगा, तो देखो कि R और S जो है, यहाँ पे बोला था कि R और S वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो S अगर नॉर्थ हुआ तो R भी आपका नॉर्थ होगा। अब देखो R और J ऑटोमेटिक नॉर्थ हो गया, मतलब 2 बंदा हो गया, तो M को हम चाहकर भी नॉर्थ नहीं रख सकते, इसको साउथ देना पड़ेगा। और बोला भी था कि एक्सट्रीम पे जो है वो साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो जे के जो इमीडिएट नेबर्स थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे थे, मतलब आर अगर नॉर्थ हुआ तो पी को आपका साउथ होना पड़ेगा, तो हो गया आपका पजल। आपका एक पॉसिबिलिटी में हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी पहले आपका कैंसिल आउट हो गया था, तो ऐसे करना होगा आपको पजल, ठीक है। तो ये सब पजल करने में आपको हार्डली वो 3.5 मिनट के आसपास ही लग जाएगा, 3 या 3.5 मिनट, ठीक है। तो ये रहा 5 पैटर्न। तो पैटर्न तो बहुत सारा है, तो बहुत सारा पैटर्न अगर मैं एक ही वीडियो में डाल दूँ तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, घंटे भर का हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब आपको ये सब मेरा अप्रोच आपको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे नोट डाउन कर रहा हूँ, कैसे मेरा थिंकिंग अप्रोच है, और आपको सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो तो 2 घंटे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा। ओके गाइस, तो ये था वो बोनस क्वेश्चन, तो ये आपको खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है। और मैंने सर्कुलर बेस्ड इसीलिए रखा क्योंकि आरआरबी पीओ में या फिर आरआरबी क्लर्क में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर शिफ्ट में आपको सर्कुलर पैटर्न ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, बाकी पैटर्न भी होता है लेकिन सर्कुलर ज़्यादातर होता है, तो इसलिए मैंने बोनस क्वेश्चन सर्कुलर पैटर्न के ऊपर रखा। तो इसको खुद से ट्राई करो, मेरे अप्रोच से एक बार थिंकिंग पावर वैसे सोच के देखो, आपका ज़रूर हो जाएगा। तो यही था गाइस वीडियो में, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा वीडियो। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।